नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर मुख्तार अंसारी की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल बांदा से पंजाब एक पुलिस की विशेष टीम भेजी जाएगी। आईजी के सत्यनारायण ने इसकी जानकारी दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच रोपड़ से बांदा लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। यह जानकारी खुद आईजी ने दी है। जेल में हर आने जाने वालों पर नजर रखी जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल बांदा से एक विशेष पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना होगी, जो मुख्तार अंसारी को लेकर आएगी और सुरक्षा के दौरान पुख्ता इंतजामात किए जाएंगे। इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है। आईजी ने खुद इसकी जानकारी दी है। पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। कब तक पुलिस टीम भेजी जाने की भेजेंगे? कल ही भेजेंगे। कल हम लोग यहाँ से टीम को रवाना कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच के फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उनको किस तरह के बैरिंग में रखा जाएगा? अभी वो चीज़ें मीटिंग में तय होगी, कहाँ रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका वहाँ का क्या सुरक्षा इंतजाम रहेगी और हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी जेल में आएंगे, जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है, उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा। और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुँचेंगे, तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इसका सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और आसपास का जो हमारा ज़िले हैं, जैसे चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया या बांदा हो गया, इन 3-4 जिलों में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर रुक रहा हो, उसके बारे में भी जानकारी रखी जाएगी। और जो किराए पर रहने वालों का लोगों के संबंध में भी जानकारी किया जाएगा। आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, जो पुलिस टीम जाएगी उसमें सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की होगी? क्योंकि पंजाब से बांदा की दूरी जो तय करेगी उसमें किस तरीके का सुरक्षा होगा, इसके बारे में कुछ अपडेट दिया गया है? जी हाँ, जैसे ही पंजाब पुलिस से जो वहाँ के गृह विभाग से पत्र उत्तर प्रदेश गृह विभाग के लिए आया हुआ था, उससे हालांकि उससे पहले ही तैयारियां सारी की जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो लेटर मिलने के बाद ये तय हो गया है कि 8 तारीख को पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले मुख्तार अंसारी को कर देगी। और उसके बाद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि इसको बांदा जेल में ही स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इसको बांदा जेल से ही पंजाब पुलिस लेकर के गई हुई थी पंजाब। तो रोपड़ जेल जो कि पंजाब में है, वहां से पुलिस के हैंडओवर होगा और इसमें मतलब भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसको मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया जाएगा, जिसमें एसटीएफ भी और क्राइम ब्रांच और इसके अलावा स्पेशल सेल की पुलिस इसको लेकर के आएगी। जी, और ये क्या कल ही लेकर आएगी या उसके अगले दिन लेकर आएगी, इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, पुलिस की 3 टीमें स्पेशली बनाई गई हैं और ये तीनों टीमें उम्मीद है कि कल पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगी। और 8 तारीख को पंजाब पुलिस हर हाल में मुख्तार को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करेगी। तो 8 तारीख को वहां से लेकर के निकलेंगे और उनको हर हाल में यहाँ पर 9 तारीख तक बांदा जेल में मुख्तार को दाखिल करना होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। वहीं मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले को लेकर आज आरोपी डॉक्टर अलका राय से पूछताछ हुई है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ में डॉक्टर अलका राय से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद डॉक्टर अलका राय ने कहा है कि मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए, मैंने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। और इस पर क्या कुछ पूछताछ हुई है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि उनको एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया गया है, लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड में फोटो उनका लगा है, लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड उनका नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर अलका राय ने कहा है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। हालांकि इस पूछताछ को लेकर
जो पुलिस टीम वहां पर गई हुई है पूछताछ करने के लिए, उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी है कि आखिरकार इस पूछताछ में क्या कुछ पुलिस को हासिल हुआ है। दस्तावेजों के आधार पे एक एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जो मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हुआ कि वो पंजाब में एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी प्रयोग कर रहा है। इस तरीके से ये दोनों आदमी आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी हुए और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें एक टीम हमारी जो विवेचक निरीक्षक है उसके अधीन मऊ गई हुई है और वहाँ पे पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है। दूसरी टीम हमारी क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में पंजाब गई है, वहाँ पे विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। ये दोनों टीमें मिलकर के पूरे प्रकरण की जांच और गंभीर इन्वेस्टिगेशन करेंगी। ये किस तरीके से यूज हो रहा था एम्बुलेंस, किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे बना था और अभी तक चल रहा था, ये सारी पहलुओं की जांच की जाएगी। किन लोगों ने इसमें सहयोग किया था बनवाने में, कौन कौन से व्यक्ति थे और कौन से लोग थे जो आपराधिक षड्यंत्र करके इसको डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराए थे। कहा है मुझे कि कोई नाम नहीं बताना। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है क्या वो आपके डॉक्यूमेंट हैं? उन्होंने कोई एक वोटर आईडी का मुझे दिखाया है, तो वो वोटर आईडी भी मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा फ़ोटो उस पर लगा था और वो जो अटेस्टेशन का सिग्नेचर था वो भी मेरा नहीं था। जी जी। एक मिनट सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि विधायक नहीं, बिल्कुल कितने घंटे मुझे लगता है 2 घंटे रहे हैं लोग यार। अब आगे भी कुछ पूछताछ के लिए कुछ समय दिया उन्होंने या फिर? नहीं, आगे कुछ नहीं। अब वो अपना वापस गए हैं। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो फिर बाद में पता चलेगा। कहा है मुझे कि कोई नाम नहीं बताना। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वहीं बंगाल के चंदन नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सभाएं की हैं। उत्तर प्रदेश की 4 साल की सरकार को लेकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 4 साल की सरकार में आपने उत्तर प्रदेश को बदलते देखा है। गुंडे या तो जेल में हैं या फिर राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए। ऐसे ही टीएमसी के गुंडे भी 2 मई के बाद कहां जाना चाहते हैं ये वो खुद तय कर लें, क्योंकि 2 मई को जो नतीजा आएंगे उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बंगाल से जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अराजक तत्वों पर कार्रवाई शुरू होगी। लद गए उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के भी जो गुंडे हैं उनके दिन लदने वाले हैं। कुछ दिन बाकी है। 2 मई के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, यानी उनकी गुंडई खत्म हो जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। और टीएमसी के गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को भाजपा की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा भी दिलाएगी। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा
उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में अराजकता फैलाई है। तो खानाकुल में आज जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, वहां पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे जनता को परेशान करते हैं और टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। टीएमसी के गुंडे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। बीजेपी बंगाल को अराजकता से मुक्त करेगी। 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडे अपनी जान की भीख मांगते नजर आएंगे, क्योंकि 28 दिन के बाद दीदी यहां से जाने वाली है। एक वक्त था जब भगवान राम का ममता बनर्जी विरोध करती थी, लेकिन अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने से ममता बनर्जी को काफी कष्ट हो रहा है। खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या। हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है। लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल में हो रहा है। हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4164 नए कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4000 का आंकड़ा पार हो गया है। कोरोना मरीजों की 4164 मरीज सामने आए हैं। वहीं 31 लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो एक्टिव केस है ये भी अब काफी बढ़ गया है। ये 20,000 के करीब पहुंच चुका है। 19,738 इस वक्त एक्टिव केस है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में पिछले 1,129 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में 24 घंटों में 235 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। प्रयागराज में 397 केस आए हैं। वाराणसी में 453 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित हुए। नोएडा की बात करें तो 61 कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं, यानी कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। और एक्टिव केस की अगर बात करें तो कुल एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में 20,000 के करीब पहुंचने वाला है। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, ये एक नई चुनौती है। पिछले 24 घंटे में 4164 नए कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं। और अलग अलग शहरों के आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में भी राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से 1000 से अधिक पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। और एक्टिव केस की जो संख्या है वो तकरीबन 20,000 के करीब पहुंचने वाली है। एस के वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, कैसे एक बार फिर से पुरानी स्थिति में आया जाए, इसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही सभी अफसरों को निर्देशित किया है कि वो लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चलाएं। साथ ही साथ जो लोग दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और साथ साथ में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट बड़े पैमाने पर कराया जाए। कहीं ना कहीं जो लोग क्वारंटीन है उन पर लगातार जो भी
कोविड केयर सेंटर्स बने हैं प्रत्येक जिले पर, उससे उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उनको दवाइयां और साथ साथ बाकी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। और वैक्सीनेशन को भी लगातार जिस तरीके से शेड्यूल जारी हुआ है, किस तरीके से अलग अलग वर्गों के लोगों को वैक्सीन के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद अगर हम देखें तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में करीब आज 1100 से ज्यादा केसेस हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में अब तक 6200 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर हम देश भर की बात करें तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा 19,000 से ऊपर पहुंच चुका है, जो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जहां आज जो मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं वो मात्र 867 है, जो संक्रमित होने वालों का आंकड़ा है वो 4000 है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े निश्चित तौर पर सचेत करते हैं। साथ साथ में जहां प्रशासन और शासन की तरफ से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वह जरूरी ये है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसका फॉलो किया जाए और ताकि इस कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि अगर हम देखें तो इसके पहले जब 80 कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरा था, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का ग्राफ दोबारा से बढ़ रहा है, जो चिंता जरूर है। लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो लोगों को अवेयर करने के लिए या फिर जिस तरीके से बाजारों में भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको लेकर कोई गाइडलाइंस, कोई सख्ती, इसके बारे में प्रशासन क्या सोच रहा है, सरकार क्या सोच रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से शासन कोशिश कर रहा है, योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ मास्क अनिवार्य रूप से लोगों से पालन कराए, वही सैनिटाइजेशन भी ऐसे स्थानों पर किया जाए जहां पर कोरोना के केसेस मिले हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में कराई जा रही है। लगातार कोरोना के टेस्ट प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं लोगों की असावधानी जरूर है, जिस वजह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें कि आज अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1,70,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद सबसे जरूरी ये है कि जो लोग हैं वो इसमें कहीं न कहीं हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो भी गाइडलाइन सबसे सरकार है उसका फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसके वाजपेयी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह अपने गृह जनपद के सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन का कार्य पोलियो अभियान की तरह चलाया जाएगा, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। हमारा अभी 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फ्रंटलाइन वर्कर, पत्रकार, शिक्षक, बैंक कर्मियों को वैक्सीनेशन का काम होगा। इसके बाद हमारा प्रयास होगा कि कोई भी वैक्सीन से वंचित न रहे। सरकार के तरफ से जो मार्गदर्शन मिला है, गाइडलाइन मिला है, ये तो एक मान के चलिए कि लगभग पल्स पोलियो की तरह 6 दिन सप्ताह में सोमवार से शनिवार ये चलना ही चलना है। ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हर एक CHC पर, प्राइवेट में, जहाँ भी हो सकेगा ये चलेगा। तो इसका भी हम लोगों ने जिस तरह से अभी बढ़ते हुए जो कोरोना का जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें हम फोकस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फोकस टेस्टिंग में हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, ये शिक्षक संस्थाएं और विभिन्न तरह के बाजार और रिक्शा वाला, इस तरह की तमाम श्रेणी बना के उनका पिछले कई दिन से हम लोग फोकस टेस्टिंग कर ही रहे हैं, पिछले 1 महीने से। अब इधर ये भी शुरू हो गया है, तो इसमें भी हम फोकस वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिए। एक कार्यक्रम कैलेंडर बना के इस पूरे महीना में हम लोग ने तय कर दिया है कि इस तरह का हम विशेष समूह को बना के उसमें करेंगे। सरकार के तरफ से जो सोनभद्र के अनपरा सी लेंको परियोजना में हादसे के मामले में जो अपडेट आ रही है कि इसमें 13 मजदूरों में से 2 मजदूर कोरोना संक्रमित हुए हैं। हादसे में घायल 13 मजदूरों में से 2 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना मरीज मिलने से घटनास्थल को सील कर दिया गया। 600 मेगावाट की यूनिट नंबर 2 के अनुरक्षण कार्य के दौरान बॉयलर गिर गया था, जिस वक्त बॉयलर का शटरिंग हो रहा था। और जो घायल हैं उन 2 घायलों में से 13 मजदूर घायल हुए थे, उनमें से 2 जो मजदूर हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमण की घटना अभी जब यहां सामने आ गई है तो उस पूरे यूनिट को सील कर दिया गया है।
सोनभद्र में ये हादसा हुआ था। अनपरा से लिंक में 13 मजदूर इसमें घायल हुए थे और जब घायल मजदूरों के टेस्ट किए गए तो उसमें से 2 जो मजदूर हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन प्रशासन यहाँ का लैंको प्रबंधन अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे, सही रिपोर्टिंग नहीं आएगी, हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम लोगों ने 4 लोग गए और गए हमने बॉयलर में भी 2 नंबर बॉयलर जो है वो अंदर लगी हुई है, उसमें भी हमने गया। जो घटना घटी है 20 मीटर से ऊपर घटी है, 20 मीटर नीचे सही है, 20 मीटर के ऊपर वो भसका है। जो उसमें मात्र देखिए जो रिपोर्टिंग आई अब तक हमको सुबह से कि 100 लोग काम कर रहे थे। उसमें हम पूछ रहे थे, हमने बॉयलर में अनपरा में काम किया है, कि अरे भाई उसमें क्या 100 लोग उसी में थे? क्षेत्र होगा ना 100 लोगों का, लेकिन सही रिपोर्टिंग नहीं आ रही थी। वहाँ सही बात है कि वहाँ 16 लोग 15 लोग काम कर रहे थे। क्लीनिंग धोवाई का काम हो रहा था। 2 कंपनी के लोग थे वहाँ, मालती कंस्ट्रक्शन के 5 लोग थे और ये पावर मैक के 6-7 लोग थे। 7, 5, 12, 2 और थे। जो लड़का तेज तराज है वो नहरू में है, गया है, निकाला है, वो बाहर में था, वो काम नहीं कर रहा था जब ये घटना घटी। हमने पूरी वहाँ गए। वंश बहादुर हैं हमारे बभनी के, उनसे हमारी बात हुई। वो चोटिल हुए हैं, अंदरे में हैं, उनकी इलाज चल रही है। उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं है, आप आ गए हैं। हम लोगों ने इतने आदमी काम कर रहे थे, अचानक ये जो है वाइब्रेशन हुआ है और ये भाषा। मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। संतोष, ये जो 2 मरीज हैं जो घायल हुए हैं मजदूर, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या 13 लोगों के टेस्ट हुए थे उसमें ये 2 पॉजिटिव आए हैं? 13 मजदूर सुबह घायल हुए थे घटना में। इनको जो है कि जो 5 लोग बेहद ही स्थिति जिनकी सीरियस थी, उनको लेके नेहरू चिकित्सालय में जब भर्ती कराने के लिए लोग गए तो वहाँ पे कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें कि 2 लोग के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, जिन्हें जो है कि उनके कोरोना जो हॉस्पिटल वार्डन में बनाया गया है, वहाँ पे इन लोगों को, दोनों लोगों को जो है कि एडमिट कराया गया है और बाकी लोगों का जो है कि टेस्टिंग किया जा रहा है। और जिले के वहाँ पे अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, जो कि कंपनी को सील दिया गया है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। और सबकी जो है कि जितने भी लोग संपर्क में आए हुए थे उनकी सब जाँच की जा रही है। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रयागराज में आबकारी टीम और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। इस दौरान 50 क्विंटल महुआ, 200 क्विंटल लहन और 120 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। तो प्रयागराज में आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर ये जॉइंट कार्रवाई में 50 क्विंटल महुआ, 200 क्विंटल लहन और 120 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी थी। करेली थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है और यहाँ पर एक गांव है सैदपुर, करेली थाना क्षेत्र में ये सैदपुर गांव है, वहां पर इस कार्रवाई को आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने अंजाम दिया है। मुजफ्फरनगर की शाहपुर कोतवाली पुलिस ने अंकित हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग को लेकर लापता अंकित की 31 मार्च को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। दरअसल मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बाईपास का है, जहां 31 मार्च को जंगलों में लापता अंकित शर्मा, जो मुजफ्फरनगर का निवासी है, उसका गर्दन कटा हुआ शव मिला था। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दी, अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक करने वाले हैं पुलिस कमिश्नरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होनी है लखनऊ गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों के साथ। मुख्यमंत्री की ये बैठक होगी। इसके अलावा वाराणसी और कानपुर, ये 2 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं, यहाँ के भी पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 4 कमिश्नरेट हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। इन चारों कमिश्नरेट के कमिश्नरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होनी है और संभवतः ये जो बैठक होगी वो कोविड को लेकर हो सकती है या फिर पंचायत चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बैठक हो सकती है। जब बैठक शुरू होगी उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ये बैठक मुख्यमंत्री ने किस उद्देश्य से बुलाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।